ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, बेनियक आईएएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और जैसा हमने यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं विद कंसेप्ट्स। तो हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट कर दी थी। अब हम साथ में ही पॉलिटी सीरीज को भी स्टार्ट करते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। पहला ऑप्शन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड ऑप्शन इज सेवंथ शेड्यूल एंड द फोर्थ इज द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस। मतलब किन में जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का कंसेप्ट है, वो प्रोवाइडेड है। जैसा आपको पता है, स्टेट को तीन ऑर्गन में डिवाइड किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है और उन लॉ को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करते हैं, और जुडिशरी कीप अ चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इनमें से किस में दी गई है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल 50 है वो बोलता है द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट की पब्लिक सर्विसेज में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर का सेपरेशन होना चाहिए। उनका अपना अपना वर्किंग फील्ड होगा और वो एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज इन विच। इनमें से कौन सी खूबी है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की? पहली, all political parties in the parliament are represented in the government. Second, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. Third option है कि government is elected by the people and can be removed by them. Fourth option है कि government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before the completion of a fixed term. तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है या कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन पर सही बैठ रहा है? पहला ऑप्शन को देखते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। सारी पॉलिटिकल पार्टी को, रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहते। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। मतलब बाकी जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड द जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पार्लियामेंट। सो देयर आर सम क्वालिटीज और सम फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला, मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। इट मीन्स देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, in this system the council of minister represented by prime minister is a true executive। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ट्रू एग्जीक्यूटिव होता है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड फीचर है कि प्रेसिडेंट और मोनार्क, किसी किसी देश में प्रेसिडेंट होता है और किसी किसी देश में मोनार्क होता है, जहां पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंट और मोनार्क इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट द प्रेसिडेंट और मोनार्क डज नॉट हैव मच रियल एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब रियल जो इम्प्लीमेंट करने की ज्यादा पावर मोनार्क या प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, वो सिर्फ दिखावटी का हेड होता है स्टेट का। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ट्रू एग्जीक्यूटिव होता है। दैट इज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। फोर्थ फीचर इज in parliamentary democracy ministers are from parliament only, or if not then they have to become a member within 6 months। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले जो मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, और अगर कोई ऐसा मिनिस्टर बनता है जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का पार्ट बनना होता है। अगला फीचर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड पार्लियामेंट इन जनरल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है या उत्तरदायित्व होती है लोकसभा को और इन जनरल पार्लियामेंट को, क्योंकि लोकसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और अगला
फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम फोकस इज ऑन मोर अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, मतलब जो एग्जीक्यूटिव हो वो अकाउंटेबल हो, अब वो अपने कामों का विवरण दे कि क्यों हमने ये डिसीजन लिया है और या क्यों हमने ये लॉ बनाया है। डेट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर इवन इट्स स्टेबिलिटी इज कंप्रोमाइज्ड, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करती है रेदर देन स्टेबिलिटी। तो पहला ऑप्शन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, so this is not the explanation of parliamentary form of government. दूसरा, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय, ये ऑप्शन कुछ सही बैठ रहा है तो इसको हम रिजर्व कर लेते हैं। सी ऑप्शन इज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है, मिनिस्टर्स अपॉइंट हो जाते हैं, तो उसके बाद रिमूव के लिए अलग प्रोसीजर है। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं लोकसभा में देन दे आर रिमूव, मतलब इनडायरेक्टली पीपल रिमूव करते हैं मिनिस्टर्स को या गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन रिमूव बाय देम, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। फोर्थ ऑप्शन, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टर्म, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को पूरा टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है या सही है। तो पहली स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा है बेसिक स्ट्रक्चर को, पहला ऑप्शन है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सेकंड ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज and to preserve the ideals on which the constitution is based, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की पावर प्रोवाइडेड है, जैसे सिटीजन्स की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स को प्रिजर्व किया जाए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पहला ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस, ये 1973 में हुआ था। इसमें कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था और इस डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। The concept of basic structure is not defined in the constitution, और डिफरेंट जुडिशियल जजमेंट्स में प्रोवाइड किया गया है क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, ये कुछ पार्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, पर बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for judicial review to safeguard the citizens liberties, तो डायरेक्टली कहीं भी जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं कही गई है। देयर इज नो डायरेक्ट एंड एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग द कोर्ट्स टू इनवैलिडेट द लॉ, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं जिसके अंतर्गत डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को काम करना होता है, और उन लिमिटेशन को अगर वो ट्रांसग्रेस करेंगे या उनको पार करेंगे तो द लॉ विल बी वॉइड, और कोर्ट के पास पावर है कि वो ये डिसाइड करे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन को पार किया गया है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस को पार किया गया है तो उस लॉ को वॉइड कर देंगी कोर्ट। तो ये भी ऑप्शन गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं की गई है। सो द ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का आइडियल
कहाँ पर मेंशन है? डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में, प्रीएम्बल में और सेवेंथ शेड्यूल में। आप अपना आंसर बताइए। क्या तो वेलफेयर स्टेट से आप क्या समझते हैं? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में देखा था या एनविजन किया था कि इन फ्यूचर में इंडिया एक वेलफेयर स्टेट की तरह होगी, और इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड की गई हैं। डीपीएसपी में वेरियस प्रोविजंस हैं कि कैसे स्टेट लोगों की भलाई के लिए काम करें। सो इन डीपीएसपी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज प्रोवाइडेड। तो आंसर ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीएम्बल है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, और फंडामेंटल राइट्स में वेरियस राइट्स दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइस इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, मतलब इनमें से कौन सी चीज डेमोक्रेसी को अच्छे से समझाती है? पहला, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। दूसरा, द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। तीसरा ऑप्शन है अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन। फोर्थ, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन डेमोक्रेसी को अच्छे से डिफाइन करता है? सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, आपने सुना है, जैसे डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की। वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड द कांसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। Democracy is a system of government where the supreme power is vested in the people। मतलब people और जो आमजन होते हैं उनमें ही सुप्रीम पावर वेस्ट होती है। और जैसा हमने बचपन में भी स्कूल लाइफ में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। So the people have the right to choose their representatives and take part in decision making process. The government protects the individual rights and is accountable to the people. So the superior virtue of democracy is the people. तो पहला ऑप्शन, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, ये ऑप्शन सही है जो डेमोक्रेसी को सही से समझाता है या डिफाइन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ? इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर है? पहला, लिमिटेशन ऑफ पावर्स। दूसरा, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तीसरा, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। इनमें से कौन से ऑप्शन रूल ऑफ लॉ के फीचर हैं? तो ये कुछ ऑप्शन है, आप अपना करेक्ट आंसर बताइए। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? मतलब लॉ का राज, रूल ऑफ लॉ हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ में बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस इन विच ऑल पर्सन, इंस्टीट्यूशंस एंड एंटिटीज, पब्लिक और प्राइवेट इंक्लूडिंग द स्टेट इटसेल्फ, इज अकाउंटेबल टू द लॉ। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो लॉ को अकाउंटेबल होंगे, इंक्लूडिंग स्टेट, और वो लॉ जो पब्लिकली एक्सेप्टेड हैं या पब्लिकली प्रोमिलिगेटेड हैं और एनफोर्स हैं। सो आगे दिया गया, इट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, अकाउंटेबिलिटी टू द लॉ, फेयरनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मतलब लॉ से जुड़े हुए ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको अडीर करना चाहिए, क्योंकि मतलब लॉ ही सुप्रीम हो। दूसरा, सब लोग इक्वल हों लॉ के सामने, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, अकाउंटेबल हो लॉ को, और जो लॉ है वो फेयरली एप्लीकेबल हो टू ऑल द पीपल, और सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हो, पार्टिसिपेशन हो लोगों के डिसीजन मेकिंग में, और आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो डिसीजन में, और प्रोसीजरल एंड लीगल ट्रांसपेरेंसी हो। और कुछ की टेनेंट्स क्या कहे रूल ऑफ लॉ के? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। एग्जिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, सिविल राइट्स और लिबर्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए और एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको प्रिजर्व करने के भी रूल्स हों, लॉस हों। नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेशंस ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जिससे वो अपनी पावर को आर्बिट्ररी यूज ना कर सकें। कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर पर। और नेक्स्ट फीचर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टॉवर्ड्स द मासेस, मतलब गवर्नमेंट पीपल को रिस्पॉन्सिबल हो। तो लिमिटेशन ऑफ पावर ये सही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सही है,
पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है मुझे। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पर प्रोवाइडेड है? प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, या इनमें से कोई नहीं। तो इकोनॉमिक जस्टिस से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक जस्टिस इंडिकेट्स द absence of discrimination between people on the basis of wealth, income and property। मतलब वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बीच में आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेसिस पर। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटी ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। और जो इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, उनको कम करने की बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस प्रीएम्बल में दिया गया है। प्रीएम्बल एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बाउंड टू इंश्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। अब कौन कौन सी जस्टिस की बात करता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। तो ये प्रीएम्बल में भी दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में है, उसमें भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 38 mandates that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of national life। तो इकोनॉमिक जस्टिस प्रीएम्बल और डीपीएसपी में मेंशन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है कि आप जैसे कि इंडियन सोसाइटी में देख रहे हैं, जो इकोनॉमिकली वेल्दियर है उसकी ज़्यादा पूछ है या उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है देन पुअर पीपल्स। और रूल्स जो है वो पुअर पीपल्स के लिए ही हैं, पैसे वालों के लिए या इकोनॉमिकली वेल ऑफ पीपल के लिए रूल्स नहीं है। वो क्राइम भी करते हैं तो उसके बाद भी देश में छूट जाते हैं और उनको कुछ ऐसी खास सज़ा नहीं होती है। जैसा आप देख रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं और उनको कुछ ऐसी खास सज़ा नहीं हो रही है। ये एक विडंबना है हमारे देश की। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, और अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक प्रीएम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक मतलब कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता है, पूरा इंट्रोडक्शन देता है कि आगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो प्रीएम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनकी भी इंटेंशंस के बारे में बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करता है और जो कोर वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी भी बात करता है। और जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। और जो प्रीएम्बल है उसके रिलेटेड केस हुआ केशवानंद भारती केस, उसमें बोला गया था प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल उठ रहा था कि प्रीएम्बल जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनकलकेट हुआ था और अगर प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस पर काफी सवाल उठे जिसको केशवानंद भारती केस में सेटल किया गया था और बोला गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रीएम्बल सुप्रीम पावर या सोर्स नहीं है किसी भी पावर का या किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस का। ये केशवानंद भारती केस में बोला था। बट जो डिफरेंट स्टेट्यूट्स और लॉस हैं उनको इंटरप्रेट करने में प्रीएम्बल की अच्छी खासी मदद ली जाती है। फिर उसके बाद 1995 में एक यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया केस आया था। इसमें बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। और ये प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट डायरेक्टली खुद से प्रीएम्बल एनफोर्स नहीं होता। प्रीएम्बल एनफोर्स होता है जब अदर लॉ के साथ प्रीएम्बल को पढ़ा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, तब प्रीएम्बल को एनफोर्स कर सकते हैं। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। खुद का इंडिपेंडेंटली प्रीएम्बल का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे
हमारे जो पहली यूनिट थी, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन है या आपके या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमने कवर नहीं किया, उसके रिलेटेड सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने डाउट्स को भी बताइए। मैं उसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।